हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका सक्सेस कर्व के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सीयूसीटी 2021 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, इस सेशन के अंदर हमने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं और ये फुल मॉक टेस्ट है और बाकी अन्य मॉक टेस्ट भी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट successcurve.in पे अवेलेबल है, जहां से आप बहुत सारे मॉक टेस्ट डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए एक्सेस कर सकते हैं इजीली और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सेशन की अहमियत आप इसकी इम्पोर्टेंस इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल हूबहू इसी से रिलेटेड कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आपके सीयूसीटी 2021 में भी आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि इसमें हमने सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स जो भी हो सकते हैं 11th और 12th से, ये सब हमने इस क्वेश्चन में कवर किया है इस सेशन के अंदर। और जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसका फुल डिटेल एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सब के सब इसी सेशन के अंदर से आएंगे। तो ये आप सेशन पूरा देखें और बाकी अन्य मॉक टेस्ट भी हमारे successcurve.in वेबसाइट से आप दे सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है The nomenclature is governed by certain rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? और जो ऑप्शंस गिवन है, the names are written in Latin and are italicized. ऑप्शन सेकंड है when written by hand the names are to be underlined. ऑप्शन थर्ड is biological names can be written in any language. और आखिरी ऑप्शन है जिसमें कहा जा रहा है कि the first word in a biological name represents the genus and the second is a specific epithet. तो सिंपली इसमें हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उसके कंसेप्ट को यूज करना है। और कई बार एग्जाम में सिंपली पूछ लिए जाते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये किस साइंटिस्ट ने दिया। तो इसके जो साइंटिस्ट हैं वो हैं कैरोलस लिनियस। सिंपली कई बार इनके नेम तक पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता ही है कि एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराने वाली है, तो सारे क्वेश्चन लगभग सारे के सारे एनसीईआरटी से ही आएंगे और इस सेशन में हमने एनसीईआरटी को बेस बना के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है कंसेप्ट है ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो बेसिकली 3 से 4 रूल्स हैं, अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा। और आपको बता दें कि जैसे आपको साइंटिफिक नेम लिखना है मैंगो का, तो ये होता है मेंजिफेरा इंडिका। तो ये अगर आप सही सही लिख रहे हैं तो आपको सारे रूल्स पता है और इसी नेम में सारे रूल्स छिपे हुए हैं। पहला ये कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, दो नेमिंग सिस्टम है। पहला ये आपका जेनरिक नेम दैट इज जीनस नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। और जब इनको लिखते हैं हैंड से यानी कि हैंड रिटेन, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, ये नहीं कि ये दोनों एक ही में मिला दिए। तो इसको अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। और बायोलॉजिकल जो नेम्स हैं ये लैटिन में लिखा जाता है और इसको इटैलिसाइड किया जाता है जब इसको प्रिंट किया जाता है, ताकि इसके लैटिन ओरिजिन को डिनोट किया जा सके। तो ये हो गए 3 से 4 रूल्स और इसी पे जितने भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम है ये सारे के सारे बेस्ड है। तो ये हो गया जेनरिक स्पेसिफिक नेम, इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, प्रिंट करना है तो इटैलिक्स में करना है। और जब जो जीनस नेम है उसमें पहला लेटर कैपिटल होगा और स्पेसिफिक एपिथेट जब हम लिखते हैं स्पीशीज नेम तो उसमें पहला लेटर कैपिटल नहीं होता है, वो स्मॉल ही होता है। तो बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो ऑप्शन सी बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये इनकरेक्ट है। बाकी जितने भी रूल्स दिए हुए हैं इसको लेटिन लिखते हैं, सही बात है। जब हाथ से लिखते हैं तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ये भी सही है। और जो पहला है वो जीनस को शो करता है और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट को। तो बाकी जितने भी ऑप्शन है सबके सब सही है। जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन सी। और क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि कौन सा कंट्रेरी है, यानी कि जो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर है उसको वायलेट करता है। तो ऑप्शन सी रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर को वायलेट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इज। और ऑप्शंस गिवन है क्लास फाइलम ट्राइब ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, डिवीजन क्लास फैमिली ट्राइब ऑर्डर जीनस स्पीसीज। और ऑप्शन सी है डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली ट्राइब जीनस स्पीसीज एंड ऑप्शन डी है फाइलम ऑर्डर क्लास ट्राइब फैमिली जीनस स्पीसीज। तो सिंपली इसमें आपको याद रखना है, एक हमने निमोनिक्स बताया था आपको जब हम चैप्टर बता रहे थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो के पी सी ओ एफ जी एस,
इससे आप जितने भी क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड टैक्सोनॉमी कैटेगरी से आने ही है, आप आसानी से कर लेंगे। कई बार सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा बेसिक यूनिट है ये पूछा जाता है। तो एसपीसी जो है बेसिक यूनिट है और ये हाईएस्ट है कैटेगरी किंगडम है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। किंगडम फाइलम प्लांट्स के लिए इसको डिवीजन के नाम से जाना जाता है। तो बस इतना ही आप ध्यान रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो बस आपको देखना है जहाँ पे फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली सीक्वेंस में है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवीजन हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बाकी आप अन्य ऑप्शन देखेंगे तो डिवीजन के बाद क्लास है, यहाँ तक सही है। फिर फैमिली आ गया यानी कि पहले ऑर्डर आना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट है। और वैसे ही क्लास के बाद फाइलम आया है, ये भी इनकरेक्ट है। और जो आखिरी ऑप्शन है फाइलम के बाद ऑर्डर आया है, फाइलम के बाद क्लास आना चाहिए तब ऑर्डर आना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है और करेक्ट सीक्वेंस है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का वो है ऑप्शन सी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताने हैं। और ये जो स्लाइड तैयार की गई है इसमें ऑप्शंस पहले आ जा रहे हैं, इसमें इसके लिए थोड़ा खेद है हमें। बाकी ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ये हमें सेलेक्ट करना है। इसमें जो दिया हुआ है पहला, द टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज क्वाइंड बाय एम.डब्ल्यू. विजरिंग। ऑप्शन बी है मोज़ेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग्स कॉल्ड बाय वायरस, वायरस वेर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोस्की। और जो आखिरी ऑप्शन है डब्ल्यू एम स्टैनले शोड दैट वायरसेस could be crystallized। तो ये भी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही हैं। जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो आप ये सारे मेंशन्ड है। तो एम.डब्ल्यू. विजरिंग का नेम आता है, इन्होंने जो टर्म है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्होंने क्वाइंट किया था। और ये नेचर ऑफ वायरस को शो करता है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। और जो मोजेक डिजीज टोबैको और एड्स है ये वायरस से ही होते हैं, ये भी सही है। और लेकिन जो सी ऑप्शन दिया हुआ है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो वायरस हैं स्मॉलर होते हैं वायरस से, ये डिस्कवर किया गया था टी ओ डायनियर के द्वारा। और जो डब्ल्यू एम स्टेनले हैं ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी ये जो ऑप्शन आपको पहले दिख जा रहे हैं ये इससे आप न जाएं, आप क्वेश्चन का जो भी कंसेप्ट है उससे रिलेटेड ये सारे के सारे डिस्कस करें और उसको समझें। इसीलिए इस सेशन को हमने कर रहे हैं आपके साथ। और ये फुल मॉक टेस्ट आपके लिए सीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप बायोलॉजी सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे और इससे बाहर भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसी कंसेप्ट पे आधारित रहेंगे क्वेश्चन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। और यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट सम फंजाई आर एडिबल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, प्रोटिस्ट है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये यहाँ पे हमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ फंजाई एडिबल होते हैं यानी कि खाने योग्य होते हैं। तो उसमें आपको याद होगा एगेरिकस हो गया जो कि मशरूम जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये इसका वेजिटेबल्स में यूज किया जाता है, तो ये है करेक्ट। और जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ये आपने देखा होगा जो आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जब शुरू हो रहा है एनसीईआरटी में उसके पहले ही एक चार्ट बनाया गया जहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमलिया के सारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हैबिटेट, फोटोसिंथेटिक, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिए हुए हैं। तो वो टेबल जब हमने बताया था तभी हमने आपको कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन वहीं से सीधे पूछे गए हैं आपके कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। तो आपको बता दें जो मोनेरा है ये है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपको पता है कि न्यूक्लियर जो इन्वेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये होता है एब्सेंट। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी जो होते हैं ये भी एब्सेंट होते हैं, तो ये दोनों के दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, तो ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। बाकी सेल वॉल एनिमेलिया में एब्सेंट होता है, प्लांटी में प्रेजेंट होता है और प्रोटिस्ट में फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो कि पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट, और ऑप्शन बी ही रॉन्ग स्टेटमेंट है।
तो ये है, इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, आंसर से भी ज्यादा जरूरी है कि उससे रिलेटेड आप कंसेप्ट जानते हो। अगर आप कंसेप्ट जानेंगे तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से और हमेशा ही सही करेंगे। तो कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करें। इस क्वेश्चन में थोड़ा स्लाइड में मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए आप से क्षमा चाहते हैं। बाकी ये जो पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स यू शुड चूज। और ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल्स इन द सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको एल्गी को क्लासिफाई करना है अलग अलग ग्रुप्स में, तो आप कौन से कैरेक्टर को चूज करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली आपको बेसिस बताना है डिवीजन ऑफ एल्गी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये हो गया सरल क्वेश्चन। और यहाँ पे इस सिंपल क्वेश्चन के लिए आपको बता दें कि जो एल्गी का डिवीजन किया गया है, तो कौन कौन से ग्रुप्स बनाए गए हैं। क्लोरोफाइसी हो गया, और जो दूसरा ग्रुप है वो है फियोफाइसी, और जो एक और ग्रुप है वो है रोडोफाइसी। तो ये सारे ग्रुप्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये सारे ग्रुप्स बनाए गए ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। तो जो क्लोरोफाइसी है ये ग्रीन एल्गी के लिए बनाया गया है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के लिए बनाया गया है, और रोडोफाइसी रेड एल्गी के लिए बनाया गया है। और ये सारे जो ग्रुप्स बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर पिगमेंट्स, जिन किसी में क्लोरोफिल ए हो गया, बी हो गया, फाइकोएरिथ्रिन हो गया, और फ्यूकोजेंथिन हो गया, इन्हीं सब पिगमेंट के आधार पर बनाया गया है। तो जो क्लोरोफाइसी है दैट इज ग्रीन एल्गी, इसमें क्लोरोफिल ए भी पाए जाते हैं, फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, रोडोफाइसी में आर फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। तो इस तरह के जो पिगमेंट है, यही बेसिस है डिवीजन डिफरेंट ग्रुप जो बनाए गए हैं एल्गी के, उनके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियंस। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एम्फीबियंस मतलब होता है कि जो दो, मतलब जिनको कहा जाता है जलचर एक होते हैं, एक उभयचर होते हैं, उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। तो एम्फीबियंस में यानी कि जो लैंड में भी रहें और वाटर में भी रहें, दो जगह इनका हैबिटेट होता है एम्फीबियंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है ब्रायोफाइटा, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है, ब्रायोफाइटा की जो खास बात ये है, और इसी खास बात के कारण इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि इसका जो वेजिटेटिव फेज है, वेजिटेटिव फेज ये अपना कंप्लीट करता है लैंड पे, और जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसके लिए इसको चाहिए वाटर। तो ये वाटर में इसका रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट होता है, इसलिए इसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है, डेट इज ब्रायोफाइटा कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है which of the following statements are true for the phylum Chordata, और options given है in Urochordata notochord extends from head to tail and it is present throughout their life. ऑप्शन बी है इन वर्टिब्रेटा notochord is present during the embryonic period only, और सी ऑप्शन है जहां पे दिया गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो। ऑप्शन डी है जहां पे दिया गया chordata डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइला, हेमिचॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोचॉर्डेटा। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कौन सा स्टेटमेंट फाइलम कॉर्डेटा के लिए ट्रू है। तो फाइलम कॉर्डेटा के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमें ढूंढना है दिए हुए ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो यूरो का डेटा दिया हुआ है, इसमें क्या है, क्या गिवन है। इसमें नोटोकॉर्ड जो दिया हुआ है एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल और प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ये गलत है, क्योंकि जो यूरो का डेटा है इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ओनली इन लार्वा टेल, लार्वा के टेल में ही होता है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन ए है ये इनकरेक्ट है फाइलम कॉर्डेटा के लिए। और वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, ये सही है, सही स्टेटमेंट है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉर्डेटा में डोर्सल और हॉलो होता है, ये भी सही है। और जो ऑप्शन डी है यहाँ पे दिया हुआ है कॉर्डेटा डिवाइडेड टू थ्री सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा, जो कि गलत है। फाइलम कॉर्डेटा डिवाइडेड है यूरोकॉर्डेटा, जिसको कि ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा।
सिफेलोकॉर्डेटा जो कि गिवन ही है, सिफेलोकॉर्डेटा, और एक जो होता है वो है वर्टिब्रेटा। तो ये डिवीजन है थ्री सब फाइला के, कॉर्डेटा के थ्री सब फाइला की ये डिवीजन है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ए और डी, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा, तो बी और सी ट्रू है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी एंड सी दिया हुआ है। तो इस सेशन का जो हमारा मेन मकसद है वो यही है कि क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट समझे, और जो ऑप्शन सही है वो आखिर क्यों सही है ये जानना जरूरी है, और जो इनकरेक्ट है वो क्यों इनकरेक्ट है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये है इस सेशन का सबसे खास बात, इसलिए हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से आने वाले हैं सीयूसीटी 2021 में, और बाकी जो क्वेश्चन बाहर से भी आएंगे वो इसी से रिलेटेड कंसेप्ट के अनुसार आएंगे, क्योंकि इसमें हमने सारे चैप्टर और जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सबको कवर कर लिया है। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द सेम फाइलम, और ये ऑप्शन गिवन है प्रॉन, स्कॉर्पियो, लोकुस्टा, स्पॉन्जेस, सी एनिमोन, स्टारफिश, मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मस्क्यूटो, एंड ऑप्शन डी गिवन है अर्थवर्म, पिनवर्म और टेपवर्म। तो यहाँ पे हमें सिंपली करना क्या है कि ढूंढना है कि कौन सा ग्रुप है एनिमल्स का जो ऑप्शन में गिवन है वो सेम फाइलम को बिलोंग करता है। तो ये जो प्रॉन हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, लोकुस्ट, ये सारे के सारे जो तीनों ग्रुप्स दिए हुए हैं एग्जांपल्स, ये सारे आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर, लेकिन साथ ही ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो स्पॉन्जी दिया हुआ है ये है फाइलम पोरीफेरा का मेंबर। सी एनिमोन जो दिया हुआ है ये है फाइलम सीलेंट्रेटा का मेंबर। तो ये हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन बी, और जो स्टारफिश दिया हुआ है ये है इकाइनोडर्मेटा का फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो ये भी हो इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो तीनों दिए हुए ग्रुप ये अलग अलग फाइलम को बिलोंग करते हैं। बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो मलेरियल पैरासाइट और अमीबा गिवन है ये है प्रोटोजोआ, और जो मस्क्यूटो है ये आपको पता ही है ये है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ भी अलग अलग फाइलम आ रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो अर्थवर्म गिवन है ये बिलोंग करता है एनिलिडा को, और ये जो पिनवर्म है ये बिलोंग करता है स्केलमेंथिस को, और जो टेपवर्म है ये बिलोंग करता है प्लेटीहेलमिन्थिस को। तो इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, कौन सा फाइलम को सेम फाइलम को बिलोंग करता है, कौन सा और फाइलम को बिलोंग करता है, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से। तो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ होना चाहिए कि हमें फाइलम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आने चाहिए, तब जाके यही क्वेश्चन आए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम शुरू से इस बात पे फोकस कर रहे हैं और दबाव दे रहे हैं कि इस सेशन को आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आने हैं। अब आप ही सोचिए कि ये जो फाइलम से हमने रिलेटेड डिस्कस किया था, अगर आपको फाइलम से रिलेटेड सारी जानकारी है, कौन किस फाइलम को बिलोंग करता है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जांपल्स पूछ लें, फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले, तो ये सब आप आसानी से कर सकते हैं इस सेशन के बाद, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, which of the following categories of animals is correctly described with no single exception in it? और जो ऑप्शन ए है उसमें दिया गया है कि all reptiles possess scales, have a three chambered heart and are cold blooded. ऑप्शन बी है all bony fishes have four pairs of gills and an operculum on each side. All sponges are marine and have collared cells. और all mammals are viviparous and possess diaphragm for breathing. तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें वैसे कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स को ढूंढना है जहां पे कोई एक्सेप्शन ना हो, यानी कि वहां पे कोई भी सिंगल एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, वैसे ऑप्शन को ढूंढना है दिए हुए ऑप्शन में से। तो जो रेप्टाइल से रिलेटेड दिया हुआ है कि सारे रेप्टाइल्स में स्केल्स होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो यहाँ पे जो ऑल दिया हुआ है यहाँ पे है एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन आपको पता है, और वो एक्सेप्शन है आपका क्रोकोडाइल जो कि फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें। तो इसलिए ये ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट हो गया।
और ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड ऑपरकुलम ऑन ईच साइड। इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं बाकी ऑप्शन में क्या है। तो ऑल स्पॉन्जेस आर मेराइन एंड हैव कॉलर्ड सेल्स। तो आपको बता दें कुछ स्पॉन्जी जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं। एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, जिसको कि बाथ स्पॉन्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ गिवन क्वेश्चन के लिए। और जो आखिरी ऑप्शन दिया हुआ है ऑल मैमल्स आर विविपेरस, तो यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस, जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये है ओविपेरस एग लेइंग है। तो ये हो गए एक्सेप्शन। तो जितने भी ऑप्शन हैं सबके सब में एक्सेप्शन आ रहे हैं एक्सेप्ट ऑप्शन बी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी। तो ये है नाइन्थ का करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, बिकॉज इसमें कोई भी सिंगल एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है वेस्कुलर बंडल्स इन मोनोकोटिलिडन्स आर कंसीडर्ड क्लोज्ड बिकॉज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेस्कुलर बंडल मोनोकोटिलिडन्स में क्लोज क्यों कंसीडर किए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट होता है, और इसी कैम्बियम के एब्सेंस की वजह से इनका जो वेस्कुलर बंडल होता है मोनोकोटिलिडन्स में, ये होता है क्लोज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कैम्बियम इज एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है which of the following meristem is responsible for extrastellar secondary growth in dicotyledonous stem। और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, फेलोजेन, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ ये डाइकोटिलेडोनस स्टेम में होता है। ये होता है स्टेलर से एक्स्ट्रा ग्रोथ, जिसको कि सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ, तो इसमें क्या होता है कोर कैम्बियम, फेलोजन, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ के लिए। तो इसका जो सिंपल आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, जो कि गिवन है, दैट इज फेलोजन होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे सीयूसीटी का अपडेटेड सिलेबस, तो वहाँ पे ये सारे मेंशन्ड हैं। मोनोकोटिलिडनस सिस्टम के, डाइकोटिलिडनस सिस्टम के सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। एनुअल रिंग्स का क्या फंक्शन है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है मोनोकोटिलिडन्स में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है कैसा होता है, डाइकोट में कैसा होता है, तो ये सारे एनालिटिक जो क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप आएंगे अगर एग्जाम में सीयूसीटी 2021 में, तो आप आसानी से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और गिवन है ऑप्शन ए बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट, द थैलेकोइड स्पेस बाउंडेड बाय थैलेकोइड मेम्ब्रेन। Both chloroplast and mitochondria contain DNA. Chloroplasts are generally much larger than mitochondria, and the both chloroplast and mitochondria contain an inner and outer membrane। तो जो ऑप्शन डी गिवन है बिल्कुल सही है, और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। और क्लोरोप्लास्ट जनरली मच लार्जर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी सही है, और दोनों के पास अपना डीएनए होता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। तो ये है इसकी खास बात। और जो ऑप्शन ए गिवन है जहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों के पास इंटरनल कंपार्टमेंट होते हैं और थैलेकोइड स्पेस जो होता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड होता है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है ऑप्शन ए, बिकॉज क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे कोई थैलेकोइड स्पेस नहीं होता है। थैलेकोइड जो स्पेस होता है ये सिर्फ सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में भी दे दिया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया गलत दे दिया गया है, और हमें गलत स्टेटमेंट ही ढूंढने थे इस क्वेश्चन में। तो हमारा काम आसान हो गया। करेक्ट आंसर जो होगा इसका 12 का होगा ऑप्शन ए, कि क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में थैलेकोइड स्पेस होता है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cells, और ऑप्शंस गिवन है क्रोमोसोम मूवमेंट, सिनेप्सिस, स्पिंडल फाइबर, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे हमें बताने हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है माइटोसिस का इन सोमैटिक सेल में। तो सिंपली हमें वैसे इवेंट को ढूंढने हैं जो कि माइटोसिस के दौरान नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होंगे। तो जो क्रोमोसोम मूवमेंट है, स्पिंडल फाइबर, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये सारे माइटोसिस में होते हैं डिफरेंट इवेंट के दौरान। लेकिन जो सिनेप्सिस है ये होता है जाइगोटिन स्टेज में। ये आपको पता होगा जाइगोटिन स्टेज।
तो ये जाइगोट इन स्टेज जो है ये होता है प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो ये इवेंट जो है ये मियोसिस के दौरान होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है सोमेटिक सेल का ड्यूरिंग माइटोसिस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, दैट इज सिनेप्सिस, जो कि जाइगोट इन स्टेज ऑफ प्रोफेज में होता है। और जो सिनेप्सिस है ये एसोसिएशन है होमोलोगस क्रोमोसोम का, जो कि जाइगोट इन स्टेज के दौरान होता है प्रोफेज फर्स्ट में ऑफ मियोसिस के। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये मियोसिस का स्टेज है, ये मियोसिस के दौरान होता है सिनेप्सिस, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है माइटोसिस इन सोमेटिक सेल का। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है द केमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन proposes that adenosine triphosphate is formed because। तो ये कह रहा है कि केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के, जहाँ पे F0 F1 पार्टिकल जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये जो होते हैं, ये एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये क्यों होता है? तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है और यही प्रोटॉन ग्रेडियंट जो इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है F0 F1 पार्टिकल जो है, इनके बीच में यही प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बनता है इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यही कॉज करता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और यही है केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि गिवन है। बाकी हमें यहाँ यही समझना था कि क्यों है, इसका कंसेप्ट क्या है। कई बार सिंपली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं किसने दिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी इससे रिलेटेड और भी रेस्पिरेशन में क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पे कितने एटीपी बनते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, किस स्टेज पे नेट गेन कितना मतलब एटीपी का होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस पाथवे क्या है, ईएमपी पाथवे क्या है, तो इससे क्वेश्चन आएंगे और इससे क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जो अपडेटेड सिलेबस है वहां पे भी ये गिवन है। तो ये उसके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी अन्य क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो आप किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से सक्सेस कर्व से जुड़ के आप पूछ सकते हैं। हम आपको 24 आवर जो भी डाउट गाइडेंस है ये सब प्रोवाइड कराएंगे एग्जाम तक। और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि patient is generally advised to especially consume more meat, lentils, milk and eggs in diet only when he suffers from options given है scurvy, kwashiorkor, rickets, anemia। तो जो ऑप्शन बी है क्वासिरोकोर, ये डिफिशियंसी है प्रोटीन का। और जो गिवन है क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये सारे प्रोटीन के सोर्स हैं। तो अगर किसी पेशेंट को कहा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा मीट लें, लेंटिल्स लें, मिल्क लें, एग लें, डाइट में इसको बढ़ाएं, तो इसका मतलब यह है कि उसके पास ये डिफिशियंसी है। तो जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो ये प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई, और जब प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी तो जो पर्सन है पेशेंट है वो सफर कर रहा होगा क्वासिरोकोर से। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गिवन है। बाकी जो ऑप्शन ए है एस्कॉर्बी, ये विटामिन सी के कमी से होता है और इसके लिए आपको सौर चीजें खट्टी चीजें चाहिए, जैसे कि ओनियन हो गया, टोमेटो हो गया, तो ये सब आते हैं एस्कॉर्बी, इस इनके वजह से ये डिफिशियंसी होती है। रिकेट्स विटामिन डी, इसके लिए आपको एग चाहिए, मिल्क चाहिए, तो ये सब हो गए रिकेट्स। और जो एनीमिया है ये आयरन की कमी से होता है, ये फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड, और इसके लिए आपको आयरन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए अबंडेंट अमाउंट में। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इससे रिलेटेड। बाकी अन्य भी क्वेश्चन है, पर्नीशियस एनीमिया कैसे होता है, नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होता है, जीरोथैल्मिया कैसे होता है, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए क्या डिजॉर्डर्स हैं कैसे क्या है, क्योंकि जो सिलेबस है वहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियरली मेंशन्ड है कि डिजॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन यूसीटी में पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एक हमने डिस्कस कर लिया। बाकी इससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वहाँ पे आप सॉल्व करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन या डाउट पूछें हमसे। हम आपके लिए 24 आवर अवेलेबल हैं आपके डाउट पे आपके गाइडेंस के लिए। तो ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है उसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि P50 वैल्यू क्या है, ब्लड सर्कुलेशन में जो डिजीजेज होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड का क्या, पल्स रेशियो, पल्स रेट, ये सब क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बन सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए हमने डिस्कस किया
क्योंकि इससे रिलेटेड जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड सिलेबस में मेंशन्ड है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस हो सकते हैं। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट भी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमें डिस्कस करना है। पहला ऑप्शन गिवन है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, partial pressure of CO2 can interfere with O2 binding with hemoglobin, and option C given a higher H plus concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin, और ऑप्शन डी गिवन है लो PCO2 इन alveoli favors the formation of oxyhemoglobin। तो जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है और बाकी सारे ऑप्शन कैसे करेक्ट हैं। तो ये सब हमें समझना है इस क्वेश्चन में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है ये डिपेंड करता है एल्विलाई के सरफेस पे, और वहां पे भी ये डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कैसा है, H प्लस कंसेंट्रेशन कैसा है, PCO2 का कंसेंट्रेशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। तो जब भी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये पूछे जाएंगे कहाँ से कितने परसेंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, कितना CO2 कहाँ से सबसे मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सब क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन अगर अगर आपसे आपके कंसेप्ट को चेक किया जाए तो ये क्वेश्चन हर हाल में आपसे पूछे जाएंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, CO2, H प्लस, टेम्परेचर, ये सारे इफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर एल्विलाई सरफेस है तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होगा, तो जब PO2 ज्यादा होता है तो H प्लस कंसेंट्रेशन कम हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है एल्विलाई सरफेस पे। और आपके इसके साथ ही एक और आपको CO2 से रिलेटेड कंसेप्ट याद रखना है कि अगर PCO2 ज्यादा होगा तो H प्लस जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा तो PO2 जो है ये हो जाएगा आपका कम, और जब PO2 कम होगा तो H प्लस ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। तो इससे रिलेटेड ये कंसेप्ट आपके बन सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, CO2, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड यही सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। आप देखते हैं ऑप्शन को, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, सही बात है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग मेनली पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे डिपेंड करता है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये O2 के साथ इंटरफेयर करता है और बाइंडिंग को अफेक्ट करता है, तो ये भी सही है। और हायर H प्लस कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये देख रहे होंगे आप एल्वियोलाई सरफेस पे PO2 ज्यादा होता है तो H प्लस कम होता है, और यहाँ ऑप्शन में गिवन है हायर H प्लस कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे होगा लोअर H प्लस कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन सी जो है ये हो गया इनकरेक्ट। बाकी ऑप्शन डी लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर्स, तो यहाँ पे देखेंगे एल्वियोलाई में PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो है, इसलिए ये फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से फॉर्मेशन से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट। अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं तो हर हाल में यहीं से आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी आप ट्रांसपोर्ट में किसका क्या परसेंटेज है ये आप जरूर याद रखें, और अन्य जो भी क्वेश्चन है ये सब हमने आपको बताए ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, which of the following statement in regard to the excretion by the human kidney is correct, और यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम एक साथ बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर पाते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन ए गिवन है, हमें करेक्ट ढूंढना है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है ये परमिएबल होता है वाटर के, और इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो ये जो ऑप्शन ए है ये हो गया इनकरेक्ट। और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज इनकेपेबल ऑफ रीअब्सॉर्बिंग SO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na प्लस आयन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये भी जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो गया। और जो नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल, जो कि सही है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ये शुरू होता है, फर्स्ट स्टेप ही है। रीनल ट्यूब्यूल द्वारा जो 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये रीअब्सॉर्ब किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है और यहाँ पे गिवन भी है। और जो ऑप्शन डी है ये इनकरेक्ट है क्योंकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है
ये परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के और इम्परमिएबल है वाटर के। तो ये सब आपको ध्यान रखने होंगे कि कौन किसके परमिएबल है। असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले का लूप ऑफ हेनले का क्या काम फंक्शन है, पीसीटी का क्या फंक्शन है, डीसीटी का क्या फंक्शन है, कौन कैसे मूव करता है, नेफ्रॉन जो है उसका क्या फंक्शन है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। किडनी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये सब किडनी से रिलेटेड, एक्सक्रीशन से रिलेटेड आपको सारे प्रोसेस पता होना चाहिए। मिक्टूरिशन का क्या पाथवे है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये सब हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। इसलिए हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि ये सेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए और क्वेश्चन इसी से आएंगे, इसी सेशन से आएंगे, भले हूबहू यही क्वेश्चन आए या इसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हमने एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। जो भी इम्पोर्टेंट है ये सब हमने इस सेशन के अंदर इंक्लूड किया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है 24 आवर डायurnal रिदम, जिसको कि सर्केडियन रिदम भी कहा जाता है, स्लीप वेक साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन जो है मिलेटोनिन है, बाकी एड्रेनलिन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, कैल्सिटोनिन आपके कैल्शियम के लिए, प्रोलैक्टिन ये प्रोटीन हार्मोन है मिल्क से रिलेटेड। तो ये करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी अन्य और भी हार्मोन्स हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे और कोई भी डाउट हो तो आप आसानी से हमसे किसी भी प्लेटफॉर्म से पूछ सकते हैं। तो ये है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, जिसमें पूछा जा रहा है फिलिफॉर्म apparatus is a characteristic feature of, और ऑप्शन गिवन है सस्पेंसर, एग, सिनर्जिड, जाइगोट। तो ऑप्शन सी गिवन है इसका करेक्ट आंसर और ऑप्शन सी ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फिलिफॉर्म एपरेटस है ये मास है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि विलाई जो है वैसे ही आप समझने के लिए मान सकते हैं। ये जो होता है ये सिनर्जिड ऑफ इम्ब्रियो साइट में प्रेजेंट होता है और ये गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड। तो इसका जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिनर्जिड का और इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फिलिफॉर्म एपेरेटस का ये हो जाएगा सिनर्जिड, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, जिसमें पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके आधार पे कौन सा कंसेप्ट और कौन सा स्टेटमेंट जो भी गिवन है फॉलोइंग स्टेटमेंट उनमें से कौन सा मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पे नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ये मेंडल ने कहा था, बाद में इसी को जीन और एलील ये सारे नाम दिए गए। आउट ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव, ये भी सही है। ये जो होता था जैसे मान लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया। तो ये मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ही बताया था। और जो है फैक्टर ऑकर्स इन पेयर, ये भी इन्होंने कहा था और इन्हीं कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स के आधार पे ही इन्होंने अपना जो मेंडल्स का जो भी डोमिनेंस का रूल था, बाकी जो भी इन्होंने पी प्लांट पे डिस्कवरी की थी, स्टडी की थी, ये सब पेयर वाले फैक्टर के आधार पे ही किया था। और जो सी ऑप्शन गिवन है जो कि इसका करेक्ट आंसर है, यही नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है क्योंकि ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहाँ पे एलिल्स कोई ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं और दोनों कैरेक्टर रिकवर होता है F2 जनरेशन में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसल मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज्ड फ्लैश। तो एसल मिलर ने किसको मिक्स करके, किन किन चीजों को मिक्स करके क्लोज्ड फ्लेक्स में अमीनो एसिड प्रिपेयर किया था। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने CH4 NH3H2 एट द टेम्परेचर ऑफ 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिक्स करके अमीनो एसिड को प्रिपेयर किया था। तो ये एसएल मिलर का बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है डार्विन इन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डिड नॉट बिलीव इन एनी रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में डार्विन ने अपने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में किसके रोल पे मतलब विश्वास नहीं किया था, किसके रोल पे उन्होंने बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया था।
तो वो था डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इससे रिलेटेड उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में कोई बात नहीं की थी इस रोल से रिलेटेड। और बाकी जो ऑप्शन ए गिवन है, प्रीडेटर एंड पैरासाइट्स एंड नेचुरल एनिमीज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये बहुत फेमस है डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी से रिलेटेड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो है। इस पे इन्होंने कोई मतलब डिस्कशन नहीं किया था, इसके बारे में इन्होंने कोई कहा ही नहीं था कि इसका कोई रोल है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। तो ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में डार्विन ने कही थी। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, De Vries gave his mutation theory on organic evolution while working on, option given है Pisum sativum, Drosophila melanogaster, Onothera lamarckiana, Althea rosea। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आपको पता होगा कि इसके लिए इन्होंने इवनिंग प्राइम रोज जो है इसका नेम है, कॉमन नेम। और डी व्राइज, ह्यूगो डी व्राइज ने म्यूटेशन थ्योरी जो दिया था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, इसी पे वर्क करते हुए दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ओनोथोरा लेमार्कियाना। बाकी इवोल्यूशन से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाइडी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये आपको पता है कि पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपको ये सारे डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। बाकी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, ये सब क्वेश्चन आएंगे। और बाकी नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और बाकी डार्विन के थ्योरी में जो फिंचेस था उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एडाप्टिव रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा स्कोप है। जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, जो अपडेटेड सिलेबस है सीयूसीटी का, अगर आप बायोलॉजी का सेक्शन देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन्ड है कि जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है, कैसे ओरिजिन हुई लाइफ की, ये सारी थ्योरी, एक एक थ्योरी आपको पता होना चाहिए। जिसमें हमने एक थ्योरी एसएल मिलर का थ्योरी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था ये हमने डिस्कस किया। बाकी वैसे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं टिल एग्जाम। और ये जो भी आपको डाउट हो आप हमें हमेशा पूछ सकते हैं हमसे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और ये ऑप्शन की मैंने, पॉपुलेशन, पोल्यूशन ऑफ द एयर एंड वाटर, हंटिंग ऑफ फ्लेश, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन। ये सारे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, एविल सर्किट करके ये गिवन है। उसमें बहुत ही अच्छे से 4 से 5 एक्सटेंशन जो है वाइल्ड लाइफ के उसके रीजन दिए हुए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी से ली गई है। और बाकी ये एक्स सी टू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, सेकल्ड ग्रुप्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्रायो प्रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके टेम्परेचर क्या होते हैं। और नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड, साइलेंट वैली से रिलेटेड, मफलर जोन से रिलेटेड, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन सी ये फिशरीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इस बार एग्जाम में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये सब क्वेश्चन जो आपसे भारत स्टेज 4, 3 इन सब के भी पूछ लिए जा सकते हैं डाटा। पॉपुलेशन से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट लाए गए, पोल्यूशन से रिलेटेड, ये सब आपको पूछ लिए जाएंगे। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क कहाँ हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी सेक्शन में ही पूछे जा सकते हैं। तो ये सब हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, हम क्वेश्चन के साथ ही आपको बताते जा रहे हैं। तो इतना आप जरूर कर लें जितना इस सेशन में हम आपको बता रहे हैं। और आज के सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, golden rice is genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis of omega 3, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है गोल्डन राइस, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है, यहाँ पे जीन को बायोसिंथेसिस किया जाता है। और यहाँ पे बीटा कैरोटीन का वो किया जाता है। तो बीटा कैरोटीन जो होता है ये विटामिन ए का रिच सोर्स है, इसलिए इसको फोर्टिफाइड क्रॉप भी कहा जाता है। और ये मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है जहाँ पे जीन को सिंथेसिस किया जाता है फॉर विटामिन ए। और गोल्डन राइस को गोल्डन राइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो ग्रेन्स होते हैं, ये जो गोल्डन राइस होता है ये येलो इन कलर होता है।
इसलिए इसको गोल्डन राइस कहा जाता है। तो ये थे इस सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपके CUCD 2021 से रिलेटेड, ये सब हमने डिस्कस किए। उससे रिलेटेड कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। तो भले ही हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन आप यकीन मानिए सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के आधार पे आएंगे, इसी से रिलेटेड आएंगे। और जो भी हमने क्वेश्चन के अलावा बीच बीच में आपको बताए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स, वो सब आप जरूर करके जाएं। अगर आप इतना करके जानते हैं तो आप 100% श्योर रहिए कि आप 23 टू 25 क्वेश्चन आसानी से इसमें सही कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 23 टू 25 क्वेश्चन, 20 प्लस क्वेश्चन करना। क्योंकि इस सेशन मात्र में ही हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो भी इसेंशियल कंसेप्ट हो सकते हैं एग्जाम से पहले, और हमने फुल सिलेबस को इसमें कवर किया है। तो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो कि छूट जाए और जो सिलेबस में मेंशन्ड है। तो इसमें हमने सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है। और जो नहीं भी डिस्कस किया है वो हमने बीच बीच में आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएं। बाकी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन और प्रोसेस से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से हैं, पीबीआर का क्या है, ये डीनेचुरेशन क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब आप जरूर करके जाएं। बीच बीच में जो भी हमने कंसेप्ट और क्वेश्चन बताए हैं एक्स्ट्रा आपको करने के लिए, वो सारे करके जाएं। बाकी एनसीईआरटी एक बार जरूर रिवाइज कर लें। और जो भी डाउट हो ये आप पूछ सकते हैं हमसे, सोशल किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, सक्सेस कर के प्लेटफॉर्म पे हम आपको जरूर बताएंगे उससे रिलेटेड कंसेप्ट और गाइडेंस। तो मिलते हैं बहुत जल्द, अब एग्जाम के बाद या एग्जाम के पहले ही। और जो भी इम्पोर्टेंट होगा आप हमसे एग्जाम तक पूछ सकते हैं। एग्जाम के बाद भी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। तब तक जुड़ रहे चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।